14 में हम स्टार्ट कर रहे हैं गढ़वाल के पवार या परवार वंश। मध्य इतिहास में हमने पहले बात की थी, अगर आपको याद हो तो, कि हम उत्तराखंड के मध्य इतिहास में दो वंशों को पढ़ेंगे, एक कुमाऊं रीजन के चंद वंश और दूसरे गढ़वाल रीजन के पवार वंश। चंद वंश को हम कवर कर चुके हैं थ्योरी प्लस पीवाईक्यू। लेक्चर 13 में हमने इसके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे और आज स्टार्ट करते हैं पवार या परवार वंश। तो किसी भी वंश की जब हम स्टार्ट करते हैं या उसको पढ़ते हैं तो सबसे पहले बात आती है कि उस वंश की स्थापना किसने की थी या संस्थापक कौन था उसका। तो इसमें एक नाम आता है कनकपाल। कनकपाल के बारे में कहा जाता है कि ये धार नरेश या गुर्जर कह सकते हैं हम, ठीक है, लिख लो फिर भी। धार नरेश मतलब राजस्थान और गुजरात की तरफ कोई प्रदेश रहा होगा। कहा जाता है ये धार नरेश का निवासी था और ये बेसिकली कई बार इसको गुर्जर देश भी बोला जाता है, धार देश को, ठीक है। और कनकपाल बेसिकली 887 ईस्वी में हरिद्वार घूमने आया था, क्योंकि ये भी अपने आप में एक नरेश था। और उस टाइम पे जो गढ़वाल रीजन में राजा था वो था सोनपाल। सोनपाल, इसको हम कह सकते हैं गढ़वाल राजा। गढ़वाल राज्य से मतलब यहाँ पे पूरे गढ़वाल से नहीं है, क्योंकि गढ़वाल की स्थिति इस टाइम पे क्या थी कि इस टाइम पे गढ़वाल लगभग 52 गढ़ों में विभाजित था। इसका मतलब क्या है कि ये 52 हिस्से थे गढ़वाल रीजन के, इस तरह से 1 2 3 4 5। और इसका रीज़न क्या था कि 52 राजा, एक तरह से कह सकती हो आप, 52 राजाओं का शासन था। और जो राजा थे ये एक तरह से खशिया थे या हम कह सकते हैं क्षत्रिय थे। और इन सब राजाओं ने क्या किया था, क्योंकि सैनिकों का अभाव था और सैनिकों का अभाव कहाँ तक नहीं होगा, 52 राजा हो गए एक छोटे से क्षेत्र में, तो सैनिक कहाँ से आएंगे। तो उन्होंने क्या किया था, फिर अपने अपने गढ़ों को या किलों का निर्माण करवा लिया था। तो इस तरह से गढ़वाल पूरी तरह से छोटे छोटे शासकों के अंडर किले में मतलब हम कह सकते हैं किले में बट गया था। इसीलिए इसका नाम पड़ा गढ़वाल, क्योंकि इसमें बहुत सारे छोटे छोटे किले थे। तो कनकपाल जब 887 ईस्वी में आता है, 887 ईस्वी जो मिलती है वो मिलती है चांदरपुर गढ़ अभिलेख में। ये जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, अपने मन से नहीं बता रहा हूँ। एक अभिलेख का नाम है चांदरपुर गढ़ अभिलेख। अब कब आया कब नहीं आया वैसे ये नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में, लेकिन ध्यान रखना है, थोड़ा सा एक बैकग्राउंड समझना स्टार्ट होता है मैं। तो 887 में जब ये हरिद्वार आया तो उस समय वहाँ का एक गढ़ का, एक रीजन का जो राजा था सोनपाल, इसने कनकपाल का स्वागत किया। और स्वागत के साथ साथ ये, क्योंकि खुद भी ये नरेश था, तो सोनपाल ने क्या कहा, मतलब किया कि अपनी पुत्री, सोनपाल की जो पुत्री थी, पुत्री का विवाह कनकपाल से कर दिया, कनकपाल से। तो विवाह जब हो गया उसके बाद क्या हुआ, कनकपाल ऑब्वियसली क्या बन गया, दामाद बन गया। तो जब विवाह के बाद बताते हैं कि कनकपाल फिर क्या करता है, 888 ईस्वी में, इस अभिलेख के हिसाब से ही बता रहा हूँ मैं डेट, 888 ईस्वी में ये पवार या हम कह सकते हैं परमार वंश की नींव रखता है। कॉम्पिटिटिव जो बुक है उत्तराखंड की, जिसमें कह सकते हो परीक्षा माणी, उसमें आपको जो डेट मिलेगी वो मिलेगी 688। तो 688 ईस्वी भी कहीं ना कहीं डेट मिलती है, ये परीक्षा वाणी में आपको मिलेगी, ठीक है। तो डेट वैसे मेरे हिसाब से नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी आपको पता होनी चाहिए। जो ऑथेंटिक मानी गई है, एक और हिस्ट्री की बुक है जिसका नाम है उत्तराखंड का नवीन इतिहास, डॉक्टर यशवंत सिंह कठोच की। उसमें बताया गया है कि चांदरपुर गढ़ अभिलेख के हिसाब से इसका जो समय था आने का और राज्यारोहण का वो था 888, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, इस तरह से क्या होता है, ये पवार वंश की स्थापना होती है। और जब स्थापना हुई थी उस समय इसकी जो राजधानी थी, ये बहुत ज़रूरी सवाल है क्योंकि राज्य बनाया तो राजधानी बनेगी, ये थी चांदरपुर गढ़, चांदरपुर गढ़। वर्तमान में आप इसको चमोली के नाम से जानते हो। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चांदरपुर गढ़
जो परमार वंश की प्रारंभिक राजधानी थी वर्तमान में किस नाम से जानी जाती है? तो आंसर क्या हो जाएगा? चमोली। ठीक है। इसके बाद राजा तो बहुत सारे हुए हैं, 60 के लगभग राजा हुए परमार वंश में, और इन सबको याद रखना हमारे लिए मुश्किल है थोड़ा, तो हम सिर्फ उन्हीं राजाओं की बात करेंगे जिनसे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट थ्योरी है या जिनसे क्वेश्चंस की संभावना उठती है। जैसे यहाँ पे जो मैंने आपको पिक दिखा रखी है, ये कनकपाल की जो चांदरपुर राजधानी थी उस समय, वहाँ उसका जो महल था उसका अवशेष है। ये लिखा है ना, परमार राजधानी चांदरपुर गढ़ का उत्खनन के बाद भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने इसको, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने इसको खोजा था। ये है इसके हाल वर्तमान में। अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हुए एक राजा का जिक्र आता है, शासक का जिक्र आता है परमार वंश के, अजयपाल। दूसरा शासक हम कह सकते हैं। तो पहला हमने क्या पढ़ा? पहला पढ़ा था कनकपाल। ठीक, कनकपाल से रिलेटेड हमने पॉइंट्स बात कर ली, डिस्कस कर लिए। अब अजयपाल से रिलेटेड बात करेंगे। अजयपाल के बारे में बोला जाता है कि ये ऐसा शासक था, क्योंकि 52 एक गढ़ में तो ये खुद ही शासन कर रहा था, बाकी के जो 51 गढ़ थे, गढ़, उनको जीतकर इसने एक संगठित गढ़वाल की स्थापना की, संगठित रूप दिया गढ़वाल को। तो अब यहाँ से जो इसका जो क्षेत्र हो जाता है वो बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है। दूसरा काम जो था अजयपाल का वो था राजधानी स्थानांतरण। इसने क्या किया कि पहले की राजधानी कहाँ थी? चमोली थी ना, या चांदरपुरगढ़ थी? चांदरपुरगढ़। तो इसने क्या किया, चांदरपुरगढ़ से राजधानी को ट्रांसफर करके कहाँ लाया? श्रीनगर। अभी एक जगह और ट्रांसफर होगी राजधानी। ठीक है। तो अब वर्तमान राजधानी कौन सी है अजयपाल के टाइम पे? वर्तमान राजधानी श्रीनगर है। ठीक, ये पॉइंट याद रखना है। तो अजयनगर के बारे में 2 पॉइंट हैं। सॉरी, अजयपाल, अजयनगर नहीं। अजयपाल ने पहला तो क्या करता है, गढ़वाल के बाकी छोटे छोटे राज्य थे, गढ़ थे, उनको जीतता है। ठीक है। और गढ़वाल को एक बड़ा साम्राज्य बनाता है। दूसरा काम था राजधानी को ट्रांसफर करना। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। अजयपाल के बारे में अच्छा कुछ पॉइंट और भी हैं। एक जगह पड़ती है देवलगढ़। ऐसा बताया जाता है कि देवलगढ़ में अजयपाल की एक कह सकते हो मतलब फोटो मिली है या चित्र मिला है। देवलगढ़ में अजयपाल का चित्र, यहाँ लिखी दो यार, अजयपाल का एक चित्र मिला है। और चित्र की विशेषताएं क्या हैं कि ये चित्र में ऐसा लगता है कि ये पद्मासन मुद्रा में बैठा है और ये गोरखनाथ पंथ का अनुयायी है। ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसके बारे में। अब आगे बढ़ते हैं अगले शासक के बारे में। इसके बाद वैसे तो कई सारे शासक आते हैं, लेकिन जिनके जो मेन पॉइंट हैं वो हम डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद आता है सहजपाल। अजयपाल के बाद में सहजपाल। तो सहजपाल के बारे में वहाँ से आप इतना याद रखिए कि ये अकबर का समकालीन था। अकबर का समकालीन तो समझ रहे होंगे ना। दिल्ली में जब अकबर शासन कर रहा था तो उस समय गढ़वाल में कौन था? सहजपाल था। इसको बोलते हैं समकालीन। सहजपाल के बाद एक शासक आता है बलभद्र। बलभद्र के बारे में जरूरी क्या है, इन जनाब ने शाह की उपाधि स्टार्ट की, शाह की उपाधि धारण की, और यहीं से नाम के आगे शाह लगाने की परंपरा शुरू हुई। नाम के आगे शाह लगाने की परंपरा स्टार्ट होगी, परंपरा शुरू हुई। तो इनका नाम क्या हो गया फिर? बलभद्र शाह। ठीक है। शाह की पदवी किसने स्टार्ट की थी? बलभद्र ने स्टार्ट की थी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना। इसके बाद जितने भी शासक आएंगे सबके नाम के आगे आप शाह पढ़ोगे। मानवेंद्र शाह, मान शाह, श्याम शाह, महपति शाह वगैरह वगैरह। ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं। फिलहाल आगे एक जिक्र आता है शासक का जिसका नाम है मान शाह।
मानशाह के बारे में बोला जाता है कि इसके मानशाह के काल में जो कुमाऊं में चंद्र शासक थे उन्होंने बहुत ज़्यादा आक्रमण किया था गढ़वाल पे। कुमाऊं हम लिख सकते हैं, कुमाऊं के शासकों के सर्वाधिक आक्रमण। और बेसिकली क्या हुआ, कुमाऊं से लड़ते लड़ते इनको ये शहीद भी हो गए थे कुमाऊं युद्ध में, और लास्ट में अंततः ये शहीद हो गए इसी चक्कर में। ठीक, इसके बाद फिर मानशाह के बाद एक शासक आता है श्याम शाह। श्याम शाह, वैसे मान पूछा जाए या नहीं लेकिन फिर भी लिख लो। मानशाह के बारे में एक पॉइंट और है, इनका एक सेनापति था, क्या नाम था उसका, सेनापति नंदी। हाँ, मानशाह का सेनापति, ठीक है, मानशाह का सेनापति नंदी था। इसने क्या किया था कि चंपावत पर आक्रमण करके उसको अधिकार में कर लिया था, और यही रीज़न होगा कि फिर चंद शासक भड़क गए होंगे। चंपावत पर आक्रमण कर अधिकार में कर लिया। इसी चक्कर से क्या हुआ, इनको भाई साहब को ये पापड़ बेलने पड़े। ठीक है, चलो पहुंचते हैं हम श्याम शाह के बारे में। श्याम शाह के बारे में आपको इतना बस याद रखना है कि श्याम शाह का जो उल्लेख है वो एक मुगल शासक कालीन पुस्तक है जिसका नाम है जहांगीरनामा। जहांगीरनामा, उसमें उल्लेख है। ठीक, नामा में उल्लेख, तो बस ये पॉइंट याद रखना। श्याम शाह और आपके ऊपर कौन सा, सहजपाल, इनके बारे में सिर्फ एक ही पॉइंट है कि सहजपाल अकबर का समकालीन था, और श्याम शाह जिसका जहांगीरनामा में उल्लेख मिलता है, मतलब उसमें जिक्र है श्याम शाह कि गढ़वाल रीजन का एक शासक हुआ करता था। श्याम शाह के बाद में आती है महपति शाह। मैंने कहा था ना इसके बाद सब शाह मिलेंगे आपको, तो अब सब शाह ही मिलेंगे। तो महपति शाह के बारे में पहला पॉइंट आता है, इसको बोल, इसने एक उपाधि धारण की थी जिसका नाम था गर्भभंजक। ठीक है, और दूसरा पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इसने तिब्बत पर 3 बार आक्रमण किया था। महपति शाह ने तिब्बत पर 3 बार आक्रमण, और आक्रमण करने वाला शासक था ये, आक्रमण करने वाला शासक। तुम लोगों का अगर टाइम ज़्यादा जा रहा है ना तो आप इसको 1.5x पे स्पीड बढ़ा सकते हो, और नोट्स बनाने तो वहाँ पहुँच कर सकते हो। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसका। फिर महपति शाह के बाद में इनका 7 वर्ष का एक बेटा आता है जो शासक बनता है, जिसका नाम है पृथ्वीपति शाह। पृथ्वीपति शाह। अब क्योंकि ये नाबालिग है, 7 वर्ष का है, तो ये खुद तो शासन कर नहीं सकता, इसलिए इसको संरक्षण मिलता है। और संरक्षण किसका मिलता है, इसकी माँ का, और माँ का नाम क्या था, रानी कर्णावती। ठीक, थोड़े सम्मान के साथ लिखना है, रानी कर्णावती। रानी कर्णावती के, और ये कब हो रहा है, ये तब हो रहा है लगभग 1635 का समय, जब दिल्ली में शाहजहां का शासन था। शाहजहां, ठीक, उसमें शाहजहां का एक सेनापति हुआ करता था, इसका एक सेनापति हुआ करता था, इसका नाम था नजावत खां था, क्या था, हाँ नजावत खां था, नजावत खां। ये नजावत खां क्या करता है, आक्रमण कर देता है गढ़वाल के एक रीजन पर, एक जगह पर, किस पर, देहरादून घाटी में। इसको प्रॉपर लिखो यार, ऐसे नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है नजावत खां, दून घाटी में, दून घाटी पर आक्रमण करता है। तो इस दौरान, युद्ध के दौरान जो मुगल सैनिक बच जाते हैं, पकड़ में आ जाते हैं गढ़वाल शासकों के, तो उनको क्या करती हैं रानी कर्णावती, क्या करती हैं रानी कर्णावती, पकड़े गए
पकड़े गए मुगल सैनिकों के इनके नाक और कान, नाक पता नहीं क्या दिमाग लगाया रानी साहबा ने, नाक और कान कटवा देती हैं और यहीं से ये फेमस होती हैं फिर नाक काटी रानी के बारे में सुना होगा ना आपने, नाक काटी रानी। तो नाक काटी रानी जो नाम मिला है वो रानी कर्णावती को मिला है। क्यों मिला है? जब नजावत खान ने आक्रमण किया था दून घाटी में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसके बारे में, इसके पृथ्वीपति शाह के बारे में। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है इसमें, इन्होंने दारा शिकोह के बेटे जिसका नाम था सुलेमान शिकोह, इसको शरण दी थी, सुलेमान शिकोह को शरण दी थी। आप चंद्रवंश जब हम पढ़े तो आपको याद होगा, चंद्रवंश का एक शासक था बाज बहादुर चंद, उसने इसको मना कर दिया था। पहले ये कहाँ गया था? बाज बहादुर चंद के पास गया था, लेकिन उसने जब मना कर दिया तो ये कहाँ आया? फिर गढ़वाल में आया, पृथ्वीपति शाह के पास, और उसने फिर इसको शरण दी। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, कि किस गढ़वाल शासक ने सुलेमान शिकोह को शरण दी थी, जिसके चक्कर में औरंगजेब नाराज भी हुआ था और उसने इसको मंगाने के लिए, इसको बुलाने के लिए सुलेमान शिकोह को औरंगजेब ने राम सिंह को इसके दरबार में भेजा था। और राम सिंह कौन था? राम सिंह को दरबार में भेजा था किसने? औरंगजेब ने। और राम सिंह किसका बेटा था? जय सिंह का बेटा था। ये जय सिंह का बेटा था। जय सिंह का नाम तो सुना होगा, नहीं सुना है तो गलत बात है। किसने भेजा था? ये औरंगजेब ने। तो एक चीज़ आपको और पता चल जाएगी यहाँ पे कि अगर आपसे पूछा जाए कि औरंगजेब का समकालीन शासक कौन था, मतलब जब दिल्ली में औरंगजेब का शासन था तो गढ़वाल में कौन था, तो वो आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वीपति शाह या रानी कर्णावती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है नाम फतेह शाह। फतेह शाह है, हा लगता है इसमें, गलत तरीके से लिखना गलत बात होती है। ठीक है, फतेह शाह के बारे में पहला पॉइंट तो यह है कि ये जनाब कला प्रेमी थे, और कला प्रेमी होंगे तो जाहिर सी बात इनके दरबार में बहुत सारे कवि भी होंगे। और कला प्रेमी के साथ साथ ऐसा नहीं है कि ऐसे खाली कला में ध्यान दिए, प्रतापी भी थे, मतलब योद्धा थे एक। ठीक है, तो कला प्रेमी के होने के कारण इनके दरबार में, दूसरा पॉइंट हो जाता है, इनके दरबार में नवरत्न का मतलब आभूषण से नहीं है, नवरत्न का मतलब 9 कवि रहते थे इनके दरबार में, नवरत्न रहते थे। उनके नाम तो कई सारे हैं, मुझे याद नहीं है, और याद करना इतना आसान भी नहीं है, और संभावना भी कम है पूछे जाने की। ठीक है, तो पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है इनके बारे में कि ये कला प्रेमी थे, दरबार में नवरत्न थे। क्योंकि ये प्रतापी भी थे तो इन्होंने क्या किया था, फिर सहारनपुर पर आक्रमण किया था। सहारनपुर पर आक्रमण करके फिर उन्होंने सहारनपुर जगह पे क्या बसाया? फतेहपुर नगर बसाया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना। ठीक, फतेहपुर नगर किसने बसाया था? फतेह शाह ने। तो इनका नाम भी क्या है? फतेह है, फतेह से फतेहपुर। तो ये याद करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, मुझे लग रहा है शायद। चौथा पॉइंट इनके बारे में जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि उन्होंने सिख गुरु को आमंत्रण दिया था। सिख गुरु कौन से थे वो? राम राय को आमंत्रण बुलाया, या मतलब को बुलाया, सीधे लिखो यार, को बुलाया थोड़ा सा अजीब हो जाएगा, को आमंत्रण दिया क्योंकि गुरु हैं, आमंत्रण दिया। और फिर रामराय जी ने क्या बोला नहीं, रामराय जी देहरा आए और उन्होंने देहरादून में
गुरुद्वारे का निर्माण करवाया? गुरुद्वारे का निर्माण। ठीक है, तो ये पॉइंट भी याद रखना है कि सिख गुरु रामराय को आमंत्रण किसने दिया था? फतेह शाह ने दिया था, और उन्होंने क्या किया? देहरादून में गुरुद्वारे का निर्माण करवाया था। फतेह शाह के काल में एक युद्ध हुआ था जिसका नाम था भेंगड़ी का युद्ध। भेंगड़ी का युद्ध, ये ट्रायंगल वाला युद्ध था। मतलब इसमें बेसिकली 3 शासक थे। एक तो फतेह शाह हो गया, फतेह शाह, और एक दूसरी तरफ था भीमचंद। भीमचंद कौन था? चंद शासक था कुमाऊं रीजन का, भीष्मचंद भी कहते हैं इसको। और तीसरे थे गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। तो इन तीनों को बीच में जब युद्ध हुआ तो इसमें जो विजय हुए कौन हुए? गुरु गोविंद सिंह हुए, विजयी रहे। ये ध्यान रखना है कि जो भेंकड़ी का युद्ध हुआ था ये कब हुआ था? 1688 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ये याद रखना है। फतेह शाह के बाद फिर शासन आता है प्रदीप शाह का। प्रदीप शाह के बारे में कहा जाता है कि ये थोड़ा दिमाग से चला, और इसने क्या किया? जो कुमाऊं रीजन के शासक थे, कुमाऊं के शासक, इनसे बातचीत करके थोड़े जो संबंध थे वो अच्छे कर लिए थे। संबंध मैत्रीपूर्ण थे, मैत्रीपूर्ण। तो इसलिए बोला जाता है इसका कि जो शासनकाल था वो काफ़ी शांतिपूर्ण था, शांतिपूर्ण शासन था इसका, और वैभवशाली भी था। जब शांति रहेगी तो जाहिर सी बात है हम बाकी चीज़ों पे ध्यान दे पाते हैं। इसी तरह से प्रदीप शाह ने फिर बाकी चीज़ों पे ध्यान दिया, राज्य की जनता पे और उसकी सुविधाओं पे। इस लेक्चर को यहीं विराम देते हैं। तो अभी तक हमने इस लेक्चर में कवर किया है 888 जब पवार वंश की स्थापना हुई थी, या फिर परीक्षा वाणी के हिसाब से 1688 ईस्वी जब कनकपाल ने पवार वंश की स्थापना की थी, वहाँ से अब तक हमने कवर कर लिया है लगभग 1770 ईस्वी तक, यानी प्रदीप शाह तक। इसके बाद के जो शासक हैं उनकी बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि ये लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। फिलहाल आप लोग इतना रिवाइज कर लीजिए कि प्रदीप शाह तक जितने भी हमने शासक कवर किए हैं, ठीक है, खासकर फतेह शाह और पृथ्वीपति शाह, ये 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, बाकी याद तो सभी रखने हैं। ठीक है, तो मिलेंगे अब अगले लेक्चर में।